हेलो दोस्तों, पटना प्रॉपर्टी क्लिक में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में आप लोगों को प्लॉट खरीदने से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको रेगुलर प्रॉपर्टी की जानकारी मिलता रहेगा। अगर प्लॉट खरीदने से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी आपको चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप पटना में ज़मीन खरीदने का सोच रहे हैं तो सबसे पहला तो सवाल यही आता है कि पटना में ज़मीन में कहाँ इन्वेस्ट करें। उसके बाद आपका किस प्रॉपर्टी प्रोवाइडर से प्लॉट खरीदें। ठीक है, प्रॉपर्टी प्रोवाइडर फाइनल होने के बाद प्लॉट का पेपर कैसे चेक करेंगे और प्लॉट का पोजीशन कब और कैसे मिलेगा, और एक सबसे बड़ा इशू होता है पेमेंट कैसे करें। ठीक है, पेमेंट से जुड़े भी आपकी सारी बातें आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपको रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको एक एक करके सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का कोशिश कर रहे हैं। अगर अभी हम आवासीय प्लॉट की बात करें तो सगुना, दानापुर, आसोपुर, गोला रोड, पटना एम्स, खगौल, दानापुर रेलवे स्टेशन, लखनी बीघा, फुलवारी शरीफ, पाटलिपुत्रा, शिवाला, उसरी, न्योरा, परसा, संपतचक, बैरिया, जगनपुरा, रामकृष्णा नगर, दीघा, कंकरबाग जैसे लोकेशन में आप आवासीय प्लॉट खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 किलोमीटर के सर्किल में आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे स्कूल, मार्केट प्लेस, हॉस्पिटल और ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी अच्छा सुविधा है ये सारे लोकेशन में। वहीं अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अभी सबसे अच्छा लोकेशन है आपके लिए बिहटा, फुलवारी शरीफ और नवबतपुर के बीच वाले क्षेत्र में, क्योंकि ये ऐसा लोकेशन जो अभी काफ़ी खाली है और प्रॉपर्टी का रेट ज़्यादा नहीं है इस लोकेशन में। और भी बाकी जानकारी आपको आगे बताया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको हम कुछ पटना में बहुत सारे लोकेशन हैं, उन सारे लोकेशन के बारे में आपको कुछ बता देता हूं। जैसे ये आपका बिहटा एयरपोर्ट का लोकेशन है और ये आप देख सकते हैं कि एक सर्किल बनाया गया है जिसमें 8 से 10 किलोमीटर का रेडियस लेकर बनाया गया है। ये सर्किल इसलिए बनाया गया है क्योंकि एयरपोर्ट बनने के कारण 8 से 10 किलोमीटर के रेडियस में हाई टावर अपार्टमेंट नहीं बनाया जा सकता है। और अभी प्रेजेंट टाइम में सरकारी या निजी कोई भी प्रोजेक्ट होता है वहाँ पे G+10 का अपार्टमेंट तो बनना ही बनना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि 8 से 10 किलोमीटर के रेडियस में जो सर्किल बनता है उस लोकेशन से अवे में ही आप अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब हाँ, 8 से 10 किलोमीटर के सर्किल में ये आपका मनेर, ठीक है, इधर मनेर, शेरपुर और इधर में आपको कोइलवर पुल के आसपास तक चला जाता है। और उसके बाद तो गंगा जी हैं, तो उधर तो कोई भी सरकारी या निजी प्रोजेक्ट आने वाला नहीं है। दूसरी बात, बिहटा एयरपोर्ट से, देखिए बिहटा में तो एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करें पटना का, मेन पटना का, तो आपको ये दानापुर हो गया, ये आपका गोला रोड का लोकेशन है, ठीक है, इधर आपको फुलवारी शरीफ, और ये सारा लोकेशन जो है क्राउडेड है। इवन आपको शिवाला तक आपको काफ़ी ज़्यादा अब आबादी क्षेत्र होने जा रहा है। तो बिहटा से अगर देखा जाए तो आबादी का जो मूवमेंट होगा वो पटना जंक्शन की ओर होगा। यानी कह सकते हैं कि सचिवालय, पटना जू, सरदार पटेल भवन हुआ, पटना म्यूजियम, बोरिंग रोड, कंकरबाग, विश्वमान, पटना बस स्टैंड जो बन रहा है, पटना जंक्शन, पटना एम्स, PMCH, IGMS, और सबसे बड़ी बात कि पटना एम्स और ये IGMS, PMCH ऐसे सरकारी संस्थान है जहाँ पे पर डे 3 से 4 हज़ार लोग आते हैं। यानी कहने का मतलब है कोई इंसान अगर बिहार में आता है और बिहटा में आता है तो उसका मूवमेंट जो होगा वो सीधा आपको ये सारे लोकेशन में आएंगे। आप देख सकते हैं कि इधर बैरिया है, संपतचक है, ये सब भी काफ़ी अच्छा डेवलप कर चुका है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक जो
आपको दिख रहा है ये पॉइंट जो लोकेट किया गया है, ये एक रेलवे स्टेशन का है जिसको गौनपुरा रेलवे स्टेशन बोलते हैं। बिहटा से नेवरा होते हुए पटना एम्स के पास, ये आपका पटना एम्स का लोकेशन है। पटना एम्स से के पास से होते हुए पुनपुन जाके मिला है। और ये पास में जो आप देख रहे हैं ये तिब्बत पुलिस का हेडक्वार्टर है। और उसके बाद आप देख रहे हैं सारा जो आबादी क्षेत्र का है, मतलब ये सब में आप रेजिडेंशियल प्लॉट खरीद सकते हैं। और रेजिडेंशियल प्लॉट जहाँ भी डेवलप हो चुका है वहाँ पे 40 लाख रुपए कट्ठा से कम नहीं होगा, जहाँ पे रोड रास्ता सुख सुविधाएं हैं। तो ये सब तो पूरा का पूरा एरिया आपको रेजिडेंशियल का हो गया। और ये आपका दानापुर बिहटा मेन रोड है जो कि पटना से जोड़ता है। और इसी पर आपको एलिवेटेड रोड भी बनाया जाएगा। मतलब जब एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा तो कह सकते हैं कि जो दानापुर बिहटा रोड के आसपास में चाहे मेन रोड से जो भी कॉमर्शियल प्लॉट अभी है उनका थोड़ा सा वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि एलिवेटेड रोड बनने के कारण होगा क्या कि लोग एक्चुअली एलिवेटेड रोड एक बेटर कनेक्टिविटी देगा और हर लोगों का मूवमेंट तो ये सारे लोकेशन में ही होगा। एक यहाँ पे आपको काफ़ी ध्यान देने वाली बात है, ये आपको जो रेलवे स्टेशन बन रहा है इसके कारण आपको संपतचक, पुनपुन, परसा ये सबसे क्या होगा कि बिहटा से आपको कनेक्टिविटी बहुत अच्छा मिल जाएगा। अभी पहले क्या था कि अगर आपको बिहटा जाना है तो पहले पटना जंक्शन जाइए, ठीक है। पटना जंक्शन से आप बाई ट्रेन या ऑटो आप बिहटा जाइएगा। लेकिन अब क्या है कि एक शर्मिला 4 लाइन है, ठीक है, उसका भी बेनिफिट होगा कि अगर आपको जाना है तो आप सीधा शर्मिला 4 लाइन से आप बिहटा कन्हौली होते हुए एयरपोर्ट जा सकते हैं। तो ये भी लोकेशन काफ़ी प्राइम होता जा रहा है। और इसीलिए ये जो सर्किल बनाया गया ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये दिखाया गया है कि इस लोकेशन में आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं और पटना जो ये पूरा क्षेत्र है, पूरा जो क्षेत्र है इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। मतलब इस क्षेत्र में आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं इस वाले लोकेशन में, क्योंकि जिस लोकेशन से आबादी का आना जाना होता है वो लोकेशन आपको कॉमर्शियल पर्पस से भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि जहाँ से आबादी गुजरता है वहीं सबसे ज़्यादा कंजप्शन होता है। और आपको इसका एक बेनिफिट मिलेगा कॉमर्शियल। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला लोकेशन काफ़ी प्राइम हो गया। मतलब हाँ, दूसरी बात है कि आपके पास जो भी प्लॉट है, ठीक है, अभी खाली में आपको इधर नहीं है। ये अगर हम लोग बात करें तो ये शेरपुर हो गया, मनेर हो गया, इधर दानापुर कैंटोनमेंट है, ठीक है, दानापुर कैंटोनमेंट ये पूरा आबादी क्षेत्र हो चुका है, ठीक है। ये सब में रेजिडेंशियल प्लॉट अब है नहीं। इधर शिवाला तक ये सब पूरा क्राउडेड हो चुका है, ठीक है। बाकी कुछ एरिया बचा है तो इधर भी बहुत सारा गांव घर बसा हुआ है। मतलब कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट इस लोकेशन में तो अब नहीं आएगा। बाकी बच्चा आपका ये वाला लोकेशन, ठीक है। इसलिए मैं पिछले वीडियो में मैं पीछे आपको दिखाया था एक ट्रायंगल फॉर्म में, ये जो ट्रायंगल नीचे वाला है ये दिखाया था मैंने, क्योंकि जो भी सरकारी या प्राइवेट प्रोजेक्ट आएगा वो सारा का सारा इसी लोकेशन में आएगा। क्योंकि ये सारे जो भी प्रोजेक्ट आएंगे ना उनका कनेक्टिविटी पटना से अच्छा होना चाहिए, ठीक है, अच्छा होना चाहिए। नहीं तो फिर काफ़ी ज़्यादा दूरी बढ़ने के कारण कनेक्टिविटी अच्छा नहीं रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट आएगा वो अब विक्रम वाले तो रूट में तो नहीं आएगा, जो भी आएगा इसी लोकेशन में आएगा, ताकि आपको इस शर्मिला और NH-98 और दानापुर बिहटा रोड से बेटर कनेक्टिविटी मिले पटना आने जाने के लिए। क्योंकि पटना आना जाना तो निश्चित है, क्योंकि सचिवालय चाहे जो भी अभी तक का आपको पटना का मेन सरकारी संस्थान हुआ वो सारा का सारा आपको इसी लोकेशन में है। तो इधर तो आना जाना आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए जो भी सरकारी या प्राइवेट प्रोजेक्ट आएंगे इस लोकेशन में ही आएंगे। अब इस लोकेशन में आने से क्या फ़ायदा है कि अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारे सरकारी या निजी प्रोजेक्ट आपके प्लॉट के आसपास होंगे, जिसके कारण क्या होगा कि ये सब प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ जाएगा। दूसरी बात, जहाँ पे ज़्यादा प्रोजेक्ट आएंगे वहाँ पे डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होगा। ओवरऑल देखा जाए तो पटना एम्स से लेकर नवतपुर ये सब लोकेशन में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना अच्छा है। पटना में अगर देखा जाए तो रिलेटिवली सबसे अच्छा यही सब लोकेशन है। बाकी सब अगर आप आउट में जाते हैं संपतचक, परसा, तो उससे क्या है कि
कनेक्टिविटी थोड़ा दूर हो जाता है, फिर आपको इधर में भी पटना से दूर हो जाता है और बाकी अब गंगा जी है तो इधर आप जाना सही भी नहीं है। तो ये आपका प्राइम लोकेशन है। तो आगे वीडियो में आपको और भी जानकारी देते हैं, बने रहिए वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको पटना में प्रॉपर्टी से जुड़े सारे लोकेशन के बारे में आपको जानकारी मिल चुका होगा और आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि पटना में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो किस लोकेशन में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और भी जानकारी आपको देते हैं। अब हम लोग अगर बात करें तो एक आता है आवासीय प्लॉट, दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट प्लॉट। तो आवासीय प्लॉट सबसे बड़ी बात है कि इसका रेट 40 लाख रुपए कट्ठा से कम है। 40 लाख रुपए कट्ठा का मतलब कि जहाँ पे रोड रास्ता सब कुछ बना हो, सुविधाएं हो, 2 से 3 किलोमीटर के सर्किल में, ठीक है, 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस वाले सर्किल में आपको सारा सुख सुविधा हो और 16 से 20 फीट का रास्ता होना चाहिए। यहाँ पर अभी आपको हम कुछ रिलेटिव आवासीय और इन्वेस्टमेंट प्लॉट के बारे में बताने जा रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट प्लॉट में क्या है कि आप 30 से ज़्यादा चौड़ा रोड रास्ता या आहार पन या सरकारी रास्ता जो होता है उससे खरीद सकते हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट प्लॉट का दूरी थोड़ा बढ़ जाता है। कीमत की बात करें तो डेफिनेटली है कि आवासीय प्लॉट का रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि इस प्लॉट का जो मैक्सिमम रेट होता है यानी सेचुरेशन लेवल वो पहुंच चुका है या पहुंचने वाला है। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्लॉट में क्या है कि ये अभी अपने सेचुरेशन लेवल पे नहीं पहुंचा है, ये काफ़ी कम है और देखा जाए तो 20 लाख रुपए कट्ठा तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे रोड रास्ता काफ़ी चौड़ा हो और फ्यूचर में कॉमर्शियल हो। मतलब इन्वेस्टमेंट प्लॉट अगर खरीदते हैं तो 20 लाख रुपए प्रति कट्ठा से ज़्यादा ना खरीदें। आवासीय प्लॉट का क्या, ये कॉमर्शियल नहीं होता। आवासीय प्लॉट में आप कॉमर्शियल का बेनिफिट नहीं ले सकते। हाँ, ये अच्छा लोकेशन और लोकेलिटी में हुआ तो आपको रेंटल जो इनकम का सोर्स है वो बन सकता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर आप दोनों को ध्यान रखें। मतलब आप जब भी रास्ता लें, ठीक है, तो 30 फीट से ज़्यादा रहेगा तो वो कॉमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल ही होता है। डिमांड की बात करें तो आवासीय प्लॉट का भी काफ़ी डिमांड होता है और ये डिपेंड भी करता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है लोकेशन पर। इन्वेस्टमेंट प्लॉट का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। आवासीय प्लॉट के रिलेटिव इन्वेस्टमेंट प्लॉट का काफ़ी ज़्यादा डिमांड होता है। और आवासीय प्लॉट इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपका क्या है कि एक अच्छा प्राइम लोकेशन में आप रहना चाहते हैं तो वहाँ पे आप अपना ज़मीन खरीद कर घर बनाइए। और इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इसका रेट सेचुरेट हो चुका है लगभग, अब इसका प्रॉपर्टी का रेट नहीं बढ़ने वाला है। और इन्वेस्टमेंट में क्या है कि इसका अभी रेट कम है और ये काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी का रेट का सिचुएशन नहीं हुआ है तो इसका रेट अभी काफ़ी ज़्यादा राइज करेगा। आपको पहले बताए थे रेंटल, इसमें रेंटल वही 10 के प्रति फ्लैट आता है, मतलब काफ़ी कम है। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्लॉट में क्या है कि रेंटल बहुत अच्छा आता है, क्योंकि इसका आप यूज कॉमर्शियल पर्पस से करेंगे तो ऑफिस स्पेस के लिए या फिर मार्केट या सुपरमार्केट या जो भी हो कॉमर्शियल स्पेस के रूप में आप रेंटल दिया जाएगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ से रेंट आपको मिलेगा। वैल्यू की बात करें तो आवासीय प्लॉट का वैल्यू डिपेंड करता है लोकेशन वाइज, और इसमें तो इसका काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनकम का सोर्स जनरेट करता है कॉमर्शियल प्लॉट। दूरी की बात करें तो ये आपको जहाँ पे आपको पहले ही बताया गया कि 2 से 3 किलोमीटर, तो मतलब ये काफ़ी नियर बाय होते हैं जहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिलेगा, जहाँ पे आपको मार्केट प्लेस हो, एटीएम हो, हॉस्पिटल हो, रेलवे स्टेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी अच्छा सुविधा हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्लॉट में क्या है, ये दूरी पर होते हैं, ये एरिया अभी डेवलप नहीं किया, ये डेवलप करेगा, ठीक है, ये डेवलप करेगा तो इसलिए यहाँ पे दूरी ज़्यादा होता है। तो अभी तक आपको आवासीय और इन्वेस्टमेंट प्लॉट के बारे में कुछ जानकारी मिल चुका होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए और भी जानकारी आपको देते हैं। लोकेशन अगर आपका क्लियर हो चुका है कि हाँ भाई अब यहाँ पे हमको प्रॉपर्टी लेना है, ठीक है, तो उसके बाद लोकेशन के बाद आखिर उस लोकेशन में किस प्रॉपर्टी प्रोवाइडर से हम ज़मीन लें, किस प्रॉपर्टी प्रोवाइडर से ज़मीन लें, ये सबसे बड़ा एक समस्या है। तो देखिए अभी प्रॉपर्टी प्रोवाइडर के रूप में 2 तरह के,
एक हुआ कंपनी, दूसरा हुआ लोकल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर। अभी प्रेजेंट टाइम में या फिर लोकल प्रॉपर्टी कंपनी हो या फिर लोकल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर, सब एजेंट ही है, ठीक है, सब एजेंट ही। कंपनी का कॉन्सेप्ट अब ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि कंपनी के नाम पे ही फ्रॉड होते थे। होता यूँ था कि जैसे एक कंपनी है, ठीक है, इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन कंपनी क्या करते थे, पेमेंट जो भी लेता था वो अपने कंपनी के नाम से, न कि इस प्रोजेक्ट के नाम से। तो इससे क्या होता था कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं ना, वो फाइनल नहीं होता था कि आप किस प्रोजेक्ट के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं। दूसरी बात, टाइम का लिमिट नहीं था। तो ये सब कारण क्या हुआ कि कंपनी जो होता था, आप इस प्रोजेक्ट में अपना फ्लैट या प्लॉट बुक कराए हैं, वो आपको इसमें देता था, ठीक है। तो ये सब सारी समस्या आने लगा। इसलिए रेरा जब 2017 में आया, तो रेरा के कारण क्या हुआ कि अब सबको एजेंट बना दिया गया, ठीक है। और अगर आपके जितने सारे साइट हैं और जितने सारे साइट है वो सारे कंपनी हो गए, मतलब अब ये जो कंपनी था वो एजेंट हो गया, और ये सारे क्या है, एक कंपनी है। अब ये सारे क्या है, एक कंपनी है। और आप इस प्रोजेक्ट में अगर प्लॉट या फ्लैट खरीद रहे हैं, तो आपको चेक जो है इसी प्रोजेक्ट या इसी के नाम पे देना, ना कि कंपनी के नाम पे देना है। कंपनी भी आज एजेंट ही है। कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नाम से अगर कोई कंपनी है तो वो भी एजेंट ही है। अब मतलब कहने का मतलब सीधा है कि आप जिस प्रोजेक्ट में जहाँ ले रहे हैं उस प्रॉपर्टी उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेक दें, ना कि कंपनी के अकॉर्डिंग, ठीक है। कंपनी में आप देख सकते होंगे कि एसोसिएट होते हैं, और लोकल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर में क्या होता है कि यहाँ के लोकल जो प्रॉपर्टी प्रोवाइडर होते हैं, तो उनसे जुड़े वहाँ के लोकल लोग होते हैं, जिनको आम भाषा में हम ब्रोकर बोलते हैं, ठीक है। अब ये ब्रोकर क्या होता है कि ये ब्रोकर ऐसा पर्सन होता है जो प्रॉपर्टी प्रोवाइडर को भी जानता है, और ये प्रॉपर्टी प्रोवाइडर किस किसान से ज़मीन लिया है उसको भी ये जानता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो ब्रोकर होता है ना, इसको प्रॉपर नॉलेज होता है प्रॉपर्टी प्रोवाइडर के बारे में, और जिस किसान से ये प्रॉपर्टी प्रोवाइडर ज़मीन लिया है उस किसान के बारे में। मतलब समझिए कि ज़मीन या प्रॉपर्टी के बारे में इनको पूरी जानकारी होता है। लेकिन कंपनी में क्या होता है, ये एसोसिएट होते हैं, ये एसोसिएट होते हैं, और इनको क्या है कि प्रॉपर्टी बेचने पर कमीशन मिलता है, और नॉर्मली देखा गया है कि बहुत अच्छा कमीशन दिया जाता है। इसीलिए एसोसिएट ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल। उनको प्रॉपर्टी के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है कि प्रॉपर्टी कैसा है, किसका है, ठीक है। तो अब हम देखा जाए, ठीक है, प्रॉपर्टी का क्या जो होता है वो रेफरेंस प्लस ट्रस्ट, इस पे चलता है। तो कंपनी क्या किया कि एसोसिएट बना दिया। अब एसोसिएट के क्या जितने भी रिलेटिव हैं उनसे कंपनी का रेफरेंस बन गया, और एसोसिएट कंपनी का मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। एसोसिएट कंपनी का मार्केटिंग करते हैं और अपने रिलेटिव फ्रेंड सर्किल को प्लॉट दिलाते हैं। और इसमें क्या है, इसमें भी सेम ही है, ब्रोकर भी होते हैं, वो अपने फ्रेंड सर्किल, रिलेटिव या फिर बाहरी लोग जिनसे उनका कांटेक्ट होता है उनको प्रॉपर्टी दिलाते हैं। तो दोनों में अंतर बस इतना है कि ये जो लोकल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर से जो प्रॉपर्टी दिलाते हैं ना, उनको सारा आइडिया होता है प्रॉपर्टी के बारे में। एसोसिएट को ये सब के बारे में नहीं होता है। अब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो सबसे पहले आप ये जरूर जानेंगे कंपनी कैसा है, मतलब उसके पिछले कम से कम जो प्रोजेक्ट हो उनके बारे में जानें, और ये कैसा डील करता है, ये बहुत ज़रूरी है। वैसे ठीक उसी तरह प्रॉपर्टी प्रोवाइडर के भी बारे में जानें कि वो कैसे हैं और किस तरह का प्रॉपर्टी डील करते हैं। उसके बाद किसान के साथ हुए एग्रीमेंट की जानकारी। ठीक है, अब भी बहुत सारे कंपनी क्या है, 1 बीघा प्लॉट लेंगे, ठीक है, आदि खाते हैं 10 बीघा। क्योंकि आपको पहले ही मैंने बताया कि जब कंपनी किसान के साथ एग्रीमेंट कराता है ना, जो एसोसिएट होते हैं उनको कोई आइडिया नहीं होता है किसानी प्रॉपर्टी के बारे में कि किसान से कितना क्या ज़मीन एग्रीमेंट हुआ। तो जितना का मैप पे प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, मैप पर प्लॉट नंबर से जो सेल करते हैं उस तरीके से एसोसिएट वर्क करते हैं। लेकिन लोकल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर में क्या है कि जो ब्रोकर होते हैं ना, वो किसान को जानते हैं, और
और प्रॉपर्टी प्रोवाइडर को भी जानते हैं। उनको पता होता है कि किसान कितना ज़मीन बेच रहा है और प्रॉपर्टी प्रोवाइडर कितना ज़मीन एग्रीमेंट कराया है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि चीज़ें एग्जैक्ट होती हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा फ्रॉड होने का जो काफ़ी कम हो जाता है। एक्चुअली होता है फ्रॉड, क्या होता है फ्रॉड का मतलब हुआ कि जो प्रॉपर्टी में हुआ कि आपको प्लॉट का पोजीशन नहीं मिलता, प्लॉट का पोजीशन नहीं मिलता, टाइम पे नहीं मिला या फिर मिला ही नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें आप सेफ रहेंगे। एसोसिएट को बस प्लॉट बेचने से मतलब है, ठीक है। और प्रोजेक्ट प्लान की बात करें तो किसी भी कंपनी के प्रोजेक्ट प्लान को जानें कि आखिर वो प्रोजेक्ट प्लान उनका क्या है, ठीक है, कैसे वो प्रोजेक्ट को डिलीवर करेंगे। और नॉर्मली लोकल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर में कोई प्लान होता नहीं है, ये नॉर्मली प्लॉटिंग करके बेच देते हैं। प्रोजेक्ट एरिया, प्रोजेक्ट एरिया की अगर बात करें तो अगर कंपनी में ले रहे हैं प्रॉपर्टी आप, तो प्रोजेक्ट के पूरी एरिया को जानकारी रखें कि आखिर ये प्रोजेक्ट कितने एरिया में टोटल है। और लोकल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर मैक्सिमम 1 बीघा तक ज़्यादातर होता है, वो चीज़ आपको सामने दिखेगा, प्रोजेक्ट एरिया आपको सामने दिखेगा। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो प्रोजेक्ट एरिया है उसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि कंपनी द्वारा वो एरिया कवर्ड किया गया है कि नहीं, मतलब कब्जा लिया गया है कि नहीं, ठीक है। ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कंपनी खुद कब्जा नहीं लेगी वो आपको कैसे कब्जा देगी। डेवलपमेंट चार्ज की बात करें तो डेवलपमेंट चार्ज होता है क्योंकि जब प्रोजेक्ट प्लान में आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है तो उसमें आपको चार्जेस तो लगेंगे, लेकिन नॉर्मली जो प्रॉपर्टी प्रोवाइडर होते हैं वहाँ कोई डेवलपमेंट चार्ज नहीं होता है। प्रोजेक्ट में दिए गए सारी सुविधाएं, अगर आप किसी कंपनी या टाउनशिप में प्लॉट ले रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट में दिए गए सारी सुविधाएं के बारे में जानें, क्योंकि आप डेवलपमेंट चार्ज पे कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये पार्क रास्ता, ठीक है, पार्क और रास्ता की जो बात आता है तो आप ये क्लियर हो कि पार्क का एरिया कितना होगा, रास्ता के चौड़ाई क्या होगा, और भी जो सुविधाएं हैं वो क्लियर होना चाहिए। पार्क कितना एरिया में बनाया जाएगा ये आप ज़मीन लेते समय क्लियर कर लें कि हाँ पार्क का एरिया कितना होगा। क्योंकि अगर आप किसी टाउनशिप में ज़मीन ले रहे हैं ना तो वो सारा जो चार्जेस होते हैं ना वो आपके प्लॉट पे ऐड होता है कि पार्क्स में जो ज़मीन जाता है ना उसके भी चार्जेस आपके प्लॉट पे रहता है। अगर मान लीजिए फ्यूचर में पार्क नहीं बना तो आपको फाइनली देखा जाए तो नुकसान ही नहीं होता है। और लोकल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर की बात करें तो यहाँ पे किसी तरह का आपको ये सुविधाएं, ऐसी सुविधाएं नहीं दी जाती है, तो यहाँ पर हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। एग्रीमेंट पेपर जो होता है उस पर काफ़ी ध्यान दें, ठीक है। एग्रीमेंट पेपर बनाते समय सही से बनाएं और समय का, प्रोजेक्ट कितने समय में डिलीवर होगा, ठीक है, ये आप कंपनी या टाउनशिप से क्लियर कर लें। और लोकल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर में तो भाई आप जाओगे उसी समय डिलीवर कर दिया हो, आप अपना ज़मीन लो, क्योंकि इसमें कोई डेवलपमेंट का बात ही नहीं होता है। उम्मीद है कि आपको लोग जो प्रॉपर्टी प्रोवाइडर हैं, ठीक है, उनके बारे में काफ़ी अच्छा जानकारी मिल चुका होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्लॉट का पेपर कैसे जांचें। कंपनी में प्लॉट ले रहे हैं तो उसको कैसे जांचें, लोकल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर से ले रहे हैं तो कैसे जांचें। देखिए, प्लॉट का पेपर की अगर बात आता है तो कंपनी में आप जब ले रहे हैं, ठीक है, तो प्लॉट का पेपर तो लेना ही है, प्लस में रास्ता का भी पेपर आपको होना चाहिए। मतलब रास्ता जो है वो ज़मीन जो रास्ता में जो ज़मीन है गया है कंपनी का, वो रास्ता वाला ज़मीन कंपनी का रजिस्ट्री कराया हुआ है या फिर एग्रीमेंट पे है। अगर एग्रीमेंट पे है तो वहाँ रिस्क है, क्योंकि अगर एग्रीमेंट फेल हुआ तो ये आपका जो प्लॉट खरीदना वो बंद हो जाएगा, तो उसका वैल्यू ख़त्म। यानी कहने का मतलब है कि ये क्लियर होना चाहिए कि अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं किसी कंपनी में तो रास्ता का जो पेपर होता है, मतलब जो ज़मीन होता है, रास्ता का जो ज़मीन होता है वो रजिस्ट्री होना ही चाहिए, एनी हाउ रजिस्ट्री होना चाहिए। और जब आप प्लॉट का पेपर ले रहे हैं ना तो रास्ते का भी पेपर आपको लेना नेसेसरी है। इवन आपको प्रोजेक्ट के सारे प्लॉट का पेपर चाहिए, क्योंकि उसमें जो फैसिलिटी दिया जाता है, जो सुविधाएं दिया जाता है, तो उसमें पार्क होता है, ठीक है, पार्क होता है, हर जगह रास्ता होता है, बहुत सारी सुविधाएं होती है। तो वो सुविधाएं कहाँ होता है, वो सुविधाएं उस प्रोजेक्ट के ज़मीन में होता है। अगर मान लीजिए आप ज़मीन लेते हैं और उस प्रोजेक्ट में
रास्ता रजिस्ट्री नहीं है, एग्रीमेंट पे था, वो एग्रीमेंट किसी कारणवश फेल हो जाता है, तब तो ज़मीन किसान से इस कंपनी को मिलेगा नहीं और रास्ता बंद हो गया। रास्ता बंद हो गया तो आपका प्लॉट बंद हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर आप किसी प्रोजेक्ट में ज़मीन ले रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट के सारे प्लॉट का पेपर आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको क्लियर हो कि हाँ ये प्रोजेक्ट कितने एरिया में। ठीक उसी तरह अगर हम प्रॉपर्टी प्रोवाइडर, लोकल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर की बात करें तो प्लॉट का पेपर आपको चाहिए, रास्ता का पेपर भी चाहिए। नॉर्मली ये हाँ, एक और बात, एक ज़्यादातर देखा गया है कि एक ही प्लॉट एक से ज़्यादा लोगों को एग्रीमेंट कर दिया जाता है, इसका ध्यान रखें। ठीक है, ये होता है क्या है कि एक ही प्लॉट एक से ज़्यादा लोगों को एग्रीमेंट कर दिया था। इसमें प्रॉब्लम कहाँ था मैं बता रहा हूँ। ज़्यादातर ये देखा गया है टाउनशिप वाले में। इसमें क्या होता है कि एक प्लॉट का कितना एरिया है, ठीक है, एक प्लॉट का कितना यानी कितने कट्ठे का है, ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं होता। इवन जो एसोसिएट होते हैं ना, उनको नहीं पता होता। तो एक ही प्लॉट और एक ही खाता नंबर पे एक से ज़्यादा लोगों को एग्रीमेंट कर दिया। अब मान लो वो 10 कट्ठे का प्लॉट है, ठीक है, और वो 20 लोगों में बांट के एक इकट्ठा कर दिया, मतलब एक प्लॉट 2 बार एग्रीमेंट किया गया है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये लोकल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर में करना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि लोकल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर जब प्लॉट बेचते हैं ना, तो उस समय जो अगर कोई ब्रोकर है तो उनको पता होता है कि भैया जो किसान बेच रहा है ना उसका इतना प्लॉट नंबर है और उनका 10 कट्ठे का ही प्लॉट है। तो आप 10, अगर एक पर्सन एक कट्ठा ले रहा है तो 10 पर्सन को आप एक कट्ठा ही बेच सकते हो। कंपनी में क्या है, इसका केवल पता जो
मेन ऑनर होते हैं ना, उनको पता होता है, बाकी लोग को नहीं पता होता। तो थोड़ा सा ये चीज़ें मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी है, तो इसका ध्यान रखें। अभी एक और बातें बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है, ठीक है, वो क्या है, रेरा। तो रेरा रजिस्टर्ड है। तो नॉर्मली देखा गया है क्या कि कोई प्रोजेक्ट 1 बीघे का है, ठीक है, रेरा पे, लेकिन उसको ग्राउंड पे 10 बीघा दिखाया जाता है, ठीक है, 10 बीघा दिखाते हैं। इवन बहुत सारे तो ऐसे कंपनीज हैं जो क्या करते हैं कि पहले बिना रेरा का ही बेच दिए और उसके बाद फिर उस पर रेरा ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बिहाफ पर ही बाकी सारे प्लॉट बेच डालते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर प्रोजेक्ट एरिया, ठीक है, अगर प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो प्रोजेक्ट का कुल एरिया जो टोटल आपको दिखाया जा रहा है, उसको रेरा बिहार के वेबसाइट पे जाकर चेक करें कि जो हमको प्रोजेक्ट एरिया बताया जा रहा है, ठीक है, वो क्या रेरा में सही दिया है या फिर यहाँ पे गलत बताया जा रहा है। मतलब वहाँ पे मिलान करना जरूरी है, एग्रीमेंट पेपर सही बनाए, ठीक है। ट्रस्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिक्योरिटी। अगर सिक्योरिटी आपको सही मिला है तो आपके साथ गलत होने का चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो एग्रीमेंट बनाते समय सभी चीज़ों को जो अभी तक मैंने बताया उसको ध्यान में रखकर ही बनाएं, और पेपर में सिक्योरिटी की जरूर बात करें कि अगर प्लॉट जो हम खरीद रहे हैं उसका पोजीशन, और मतलब होता है कि मेन रोड से पोजीशन काफ़ी अंदर चला गया, ठीक है, तो वो भी गलत है। जब आप प्लॉट बुकिंग करा रहे हैं तो मेन रोड से दूरी 100 मीटर था, और जब आपको पोजीशन मिला तो 500 मीटर चला गया। तो ये ना हो, इसका ध्यान रखें। सेम उसी तरह आपको लोकल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर में ही होता है, ठीक है, वहाँ भी आप इसी तरह से चेक करें और एग्रीमेंट पेपर सही से बनाएं, क्योंकि एग्रीमेंट पेपर ही आपको सेफ जोन में रखता है। तो चलिए, पेपर का तो भाई जांच कैसे करना है आपको पता चल गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लॉट का पोजीशन कैसे लें, देखिए प्लॉट का पोजीशन सबसे महत्वपूर्ण है। अभी तक मैंने जो बताया उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन लेना ही है। जैसा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो आपको कोई एड्रेस दे दिया, ठीक है, कि हाँ भाई वहाँ पे जा, ऐसा ऐसा है, ठीक है, तो क्या एड्रेस से आप कंफर्म हो जाएंगे? नहीं। वैसे ही प्लॉट का प्लॉट नंबर, खाता नंबर, उसका मुआवजा, ठीक है, जो सारा डिटेल होता है ना वो एड्रेस होता है। और जब तक आप उस एड्रेस पे नहीं जाते हैं ना, तब तक वो प्लॉट क्लियर नहीं होता, ठीक है। तो कंपनी द्वारा प्रोजेक्ट पर कब्जा, सबसे पहला, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी प्रोवाइडर आपको प्लॉट दिखा रहा है, ठीक है, चाहे वो कंपनी हो या लोकल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर, तो आप सबसे पहले तो चेक करें कि उस कंपनी द्वारा उस प्रोजेक्ट पर कब्जा लिया गया है कि नहीं। मतलब वो जो प्लॉट दिखाया जा रहा है वो उस कंपनी के टाउनशिप में अंडर में है कि नहीं, मतलब उसको वो अपने बाय पिलर या फिर बाय बाउंड्री वो उसको कब्जा में लिया है कि नहीं, ठीक है। सेम वैसे ही लोकल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर के साथ भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मान लो 10 कट्ठे का प्लॉट है, तो नॉर्मली ये लोग या तो पिलर कराते हैं या नहीं भी कराते, क्योंकि ये इनके गांव का ज़मीन होता है, ठीक है, मतलब आसपास का ज़मीन होता है जो इनके जान पहचान के लोग होते हैं। और जो आपको पहले ही बताया कि ब्रोकर भी होता है, उनको भी पता होता है, क्योंकि वो भी लोकल होते हैं, उनको भी पता होता है कि किनका क्या ज़मीन है, सारे ज़मीन के बारे में इसको भी पता होता है। तो नॉर्मली लोकल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर जो होते हैं ना, छोटा छोटा प्लॉट होता है, उसमें कब्जा ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। लेकिन जब आप कंपनी टाउनशिप में जाते हैं ना, जहाँ पे आप 10 बीघा का प्लॉट है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको 10 बीघा पे कब्जा होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो ठीक है, आप जब प्लॉट देखने के बाद आपको उस प्रोजेक्ट में या उस प्लॉट में एक स्पेसिफिक पार्ट के, हाँ भाई यहाँ से आपको ये प्लॉट आपको दिया जाएगा, ठीक है, तो वो पहले तो आपको बताएगा कि चेक करें कि कंपनी या लोकल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर द्वारा कब्जा लिया गया है कि नहीं, ठीक है। अब उसके बाद उस कब्जा लिए हुए एरिया में आपको कब्जा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप पहले अपना पोजीशन को फिक्स करें कि हाँ ये पोजीशन, और इसको फिक्स करने के लिए आप क्या करेंगे कि मजबूत पिलर कराएं, ठीक है, मजबूत पिलर कराएं और पहले कब्जा ले लें, मतलब 10% देकर आप कब्जा ले लें, उसके बाद ही उस पर पिलर करवाएं, ठीक है, और पिलर मजबूत करवाएं ताकि उस पर दोबारा कोई एग्रीमेंट ना हो या फिर दूसरे आदमी को ना बेचा जा सके। ठीक उसी तरह इसमें भी आपको पहले पोजीशन ले लें,
उसके बाद पेमेंट करें। हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि पोजीशन जो होता है ना, प्लॉट का पोजीशन, वो अगर आप 1 साल या 2 साल बाद दिया जा रहा है तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आप सेफ रहना चाहते हैं, ठीक है, सेफ रहना चाहते हैं तो पहले पोजीशन लें, ठीक है। उसके लिए अगर मान लीजिए 10% तक पेमेंट आपको करना पड़े तो आप कर दें, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। और पोजीशन उसी टाइम आप लें जब प्लॉट विजिट करने जाते हैं, उसमें आपको प्लॉट क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये पोजीशन, उसका मतलब एग्जैक्ट लोकेशन क्लियर होना चाहिए कि हाँ इस प्रोजेक्ट में यहाँ से ये पार्ट आपको दिया जाएगा, माने पोजीशन आपको उस समय ही मिल जाना चाहिए। और वर्चुअल मैप पे जो होता है ना प्लॉट संख्या से, उससे दूर रहें, वो आपको क्लियर कभी नहीं कर पाएगा। हमेशा एग्रीमेंट प्लॉट संख्या से और खाता संख्या से ही कराएं, न कि मैप पे प्लॉट नंबर से, ठीक है। प्लॉट का रजिस्ट्री कौन करेगा ये जरूर जान लें, ठीक है। मतलब प्लॉट का रजिस्ट्री कौन करेगा, बहुत सारे कंपनी क्या होता है वो किसान से रजिस्ट्री खुद करा लेता है, उसके बाद आपको करेगा, ठीक है। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो किसान से ही डायरेक्ट रजिस्ट्री करवा देते हैं। सेम वैसे लोकल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर के साथ भी है, सेम वैसा ही लोकल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर भी करते हैं कि या तो खुद रजिस्ट्री लेकर रजिस्ट्री करेंगे आपको, या फिर डायरेक्ट किसान से। तो ये जानकारी आपको होना चाहिए कि हाँ रजिस्ट्री कौन करेगा। इससे क्या होता है कि एक बात तो क्लियर हो जाता है कि ज़मीन जो है ना, ज़मीन वो एग्रीमेंट पर है या फिर रजिस्ट्री कराया हुआ है। एग्रीमेंट का एक थोड़ा सा इशू है कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश फेल हो जाता है तो फिर आपको तो ज़मीन नहीं मिलेगी, क्योंकि किसान लोकल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर या कंपनी को ज़मीन नहीं देगा वो, और नहीं दिया तो आपको ज़मीन नहीं मिलेगा। तो इसकी जानकारी ज़रूर रखें कौन रजिस्ट्री करेगा, यानी प्लॉट जो आप खरीद रहे हैं वो एग्रीमेंट पर है या रजिस्ट्री कराया हुआ। रजिस्ट्री कराया हुआ है तो आप सेफ जोन में हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और इसलिए आपको रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के बारे में अगले वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। वैसे आपको रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी जानकारी आपको मिल चुका होगा, एक आइडिया तो आपको दे ही चुका हूँ मैं, ठीक है। तो वेट करें, इंतज़ार करें अगले वीडियो के लिए, जिसमें रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स बताया जाएगा। और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको भी पता है प्रॉपर्टी जब इंसान खरीदता है ना तो अपने जीवन के कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है। तो जानकारी बहुत ज़रूरी है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।